गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम रहेगा वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो आइए इस पर देखा जाए। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो अगर हिंदी शब्द आ रहा है तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व दिखाई दे रहा होगा इधर, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस या इसको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहेंगे, यह मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। देखिए, यह जो विश्व हिंदी दिवस है, सबसे पहले विश्व स्तर पर हिंदी को मान्यता देने के लिए सबसे पहले 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व स्तर पर हिंदी को मान्यता देने के लिए पहला सम्मेलन किया गया था। तब से विश्व हिंदी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे आज वर्णमाला। तो कुल वर्णमाला जो है, मूलतः वर्णमाला की संख्या है 52। यह संख्या 52 कैसे है, अभी हम सबको आपको लिख के बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके सब मिला के टोटल क्या हुआ है 52। तो वर्णमाला कितने हो गए? 52। अब इसमें प्रश्न है कि वर्णमाला कहते किसे हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूहों को, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बढ़िए। वर्णमाला को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक रहेगा स्वर और एक तरफ रहेगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। देखिए, हिंदी, विश्व हिंदी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब वर्णमाला है, कुल वर्णमाला की संख्या 52 है। वर्णमाला कहेंगे किसे? व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, एक तरफ रहेगा व्यंजन, एक तरफ रहेगा स्वर। अब देखिए, स्वर क्या है? स्वर जिसको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की मदद न ली जाए, अन्य ध्वनि की मदद न ली जाए, मतलब जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद न ली जाए उसे स्वर कहेंगे। व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर ध्वनियों की मदद ली जाए इसे कहेंगे व्यंजन। तो इसको हम लिख दे रहे हैं स्वर ध्वनियों की मदद ली जाए। समझिए, स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद न ली जाए उसे स्वर कहेंगे। व्यंजन किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में स्वर ध्वनियों की मदद ली जाए तो यह व्यंजन कहलाएगा। अब जो यह स्वर है, इन स्वरों को 2 भागों में बांटेंगे हम लोग। एक रहेगा हास्व या इसको मूल स्वर भी कहते हैं। एक रहेगा दीर्घ स्वर यानी हास्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हास्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। यह कौन कौन है इसको देख लीजिए। ओ
ई, उ और री, यानी अ, छोटी ई, छोटा उ और री, यह है हास्य स्वर, यानी इसको मूल स्वर कहा गया है। इसके अलावा दीर्घ स्वर में कौन कौन आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह है दीर्घ स्वर। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 7 और 4, यह 4 है और यह 7 है, टोटल मिलाए तो 11, यानी कुल स्वरों की संख्या क्या हो गई? 11। तो कुल स्वर की संख्या क्या हो गई? 11। यह जो कुल स्वरों की संख्या 11 हो रही है, इसको कहा जाता है एक परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर, यानी अगर परीक्षा में पूछे कि कुल परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। हास्य या मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7। यह तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए। जैसे यह जो दीर्घ स्वर है, इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को एक अलग नाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। और यह जो बचा है ए, ऐ, ओ, औ, इसको कहा जाता है संयुक्त स्वर। स्वर में देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझिएगा। हास्य स्वर या मूल स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। इस दीर्घ स्वर में 1 2 3 है मूल दीर्घ स्वर और जो 4 है संयुक्त स्वर। 4 यह और 7 यह टोटल जोड़ा गया तो 11 स्वरों की संख्या हो गई 11। इन 11 स्वरों की संख्या को कहा जाता है परंपरागत स्वर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ये तो स्वर हो गया। अब इस साइड आइए व्यंजन। स्वर व्यंजन को बताने से पहले हम लिख दे रहे हैं वर्णमाला। जो वर्णमाला है इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक। देखिए इधर हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और इधर हम लोग पढ़ लिए स्वर और बीच में हम वर्णमाला लिख दे रहे हैं। तो ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। उसके बाद को, खो, गो, घो, अंगा, चो, छो, जो, ये देखिए हम वर्णमाला लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला को लिखती है तो अ से लेके ज्ञ तक है। अब इसमें यह जो ऊपर वाला हिस्सा पड़ रहा है यह स्वर है, तो इसको हम इधर बता दिए और यह वाला हिस्सा जो व्यंजन इसको हम इधर बताएंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद न लेनी पड़े यह स्वर है, और जिसके उच्चारण में स्वर ध्वनियों की मदद लेनी पड़ती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। तो स्वर तो इधर क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 हास्य स्वर हो गए और 7 दीर्घ स्वर हो गए। तो 4 और 7 जोड़े तो 11 हो गया है। 11 को परंपरागत स्वर कहते हैं, यानी कुल स्वरों की संख्या 11 हो गई। इसमें 2 बच रहे हैं, यह जो एक अंक है और एक अह है। अंक और अह
यह जो है इसको कहा गया अनुस्वर, अनुस्वर, इसको कहा गया है विसर्ग, विसर्ग। तो हमको लग रहा है कि स्वर वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार स्वर और देख लीजिए। स्वर यह है, स्वर के लिए क्या इसके लिए खासियत है कि जिसके उच्चारण में किसी भी ध्वनि की मदद न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। स्वर को दो भागों में बांटा गया, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा गया, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। इन 7 में जो 3 ऊपर हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसको कहा गया मूल दीर्घ स्वर। और ए, ऐ, ओ, औ को कहा गया संयुक्त स्वर। तो 4 यह और 7 यह जोड़ा गया तो कुल हो गया 11, यानी कुल स्वरों की संख्या 11 हो रही है। 11 को क्या कहा जाता है? जो ये 11 स्वर हैं इनको परंपरागत स्वर कहा जाता है। और इसमें जो अंक बचा है यह अनुस्वर है और जो है यह विसर्ग है। अच्छा, स्वर वाली बात इतनी अगर आपको समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा कुछ और देख लीजिएगा। एक होता है प्लूत स्वर, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगती है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगती है, इसे कहेंगे प्लूत स्वर। जैसे में ओम, हे राम, यह है प्लूत स्वर। अगर प्लूत स्वर आपको समझ में आ गया तो एक होता है आगत स्वर, आगत स्वर। आगत स्वर में क्या है? बस आप देखिए अ पर यह ऊपर बिंदी नहीं रहेगी, खाली अर्धचंद्र रहेगा, बिंदी नहीं है, जिसको बोला जाता है ओ। जैसे टॉफी, डॉक्टर, तो यह आगत स्वर है। तो हमको लग रहा है स्वर क्लियर हो गया होगा। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, संख्या 4 है। दीर्घ स्वर को की संख्या क्या है? 7 है। इनमें 3 को मूल दीर्घ स्वर कहा गया है, जो 4 है इनको संयुक्त स्वर कहा गया। तो 7 और 4 जोड़ा गया है, कुल स्वरों की संख्या 11 हो गई। इन 11 को क्या कहा जाता है? परंपरागत स्वर। अब इसमें अंक अ बच गया था, तो अंक जो है अनुस्वर है, अ जो है विसर्ग है। इसके अलावा एक प्लूत स्वर होता है। प्लूत स्वर का मतलब जिसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगती है, जैसे में ओम और हे राम, यह प्लूत स्वर है। और एक आगत स्वर, इसको याद रखिएगा, ओ, जैसे में टॉफ़ी बोला जाता है, डॉक्टर बोला जाता है। तो ये हो गया आपका स्वर। अगर स्वर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम लोग बढ़ेंगे इधर व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन को आइए देख लीजिए। व्यंजन में देखिए ना, एक होता है अस्पर्शी व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन में क्या है? क वर्ग से लेके, क वर्ग से लेकर प वर्ग, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। हाँ, कुछ लोगों को समस्या होगी कि क वर्ग जो बोल रहे हैं क्या है। अगर हम क वर्ग बोल रहे हैं तो क की श्रेणी में जितने हैं सबको क वर्ग अगर बोल दिया गया तो क, ख, ग, घ, अंग ई सब आ जाएगा। च वर्ग अगर बोल दिया गया तो च से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ट वर्ग बोल दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। त वर्ग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। प वर्ग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो वर्ग समझ में आ गया, क वर्ग से प वर्ग। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर क वर्ग से प वर्ग समझ में आ गया तो एक थे इसको भी याद रखिएगा, अड़, अढ़। 2, इसको कहा गया उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कहा गया है। तो देखिए क वर्ग से प वर्ग, यानी एक क वर्ग में कितना है? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो इसमें भी होगा 5 5। तो हम सबको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे प वर्ग तक तो 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक अगर हम टोटल कर रहे थे हो रहा है 25। अब प्लस 2 जो अढ़ है, इसको 2 जोड़ लेंगे तो टोटल हो गया 27। यह तो अस्पर्श व्यंजन हो गए। इसके अलावा जाएंगे तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में कौन आएंगे? य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। तो यह 4 हो गए। स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन लेंगे तो इसमें बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा ह, यह चारों आते हैं। तो यह चार यह हो गया। तो अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया। एक होता है आगत। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का मतलब जो विदेशों से आ गए, जैसे में जो यहाँ रहेगा और फ यहाँ रहेगा। तो दो यह हो गए और एक रहेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब यह संयुक्त व्यंजन ये हो जाएंगे चार, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह हो गए चार। नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए स्वर को हम इधर कवर किए और व्यंजन जो इधर हो गया। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन जो है यह क वर्ग से लेके प वर्ग तक टोटल 25 होंगे। दो जिसको उत्क्षिप्त बोला गया है यह भी स्पर्श व्यंजन है। अब मन में आ रहा होगा कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन का मतलब जो जीभ है इन शब्दों के उच्चारण करते समय वो कहीं न कहीं स्पर्श करती है, जिसको नाम दिया गया स्पर्श व्यंजन। तो इसमें क वर्ग से प वर्ग तक हो गए 25 और दो उत्क्षिप्त हो गए तो 27। अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ थोड़ा सा मुड़ती है, इसको बोला जाता है अंतस्थ। जैसे में य र ल व, यह चार हो गए। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जिसको बोलने में मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो तीनों स यानी बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह, यह हो गए चार। आगत। आगत व्यंजन का मतलब जिसको विदेशों से लिया गया। तो ये आगत व्यंजन दो हो गए, ज और फ दो हो गए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं दो, मतलब कि जो दो से मिलके बनते हैं। तो इनकी संख्या हो गई चार। अगर हम टोटल 27, 4, 4, 4 इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 41। हाई टोटल काउंटिंग होगी तो 41 हो जाएगी। अब देखिए व्यंजनों की संख्या 41 और प्लस स्वरों की संख्या इधर क्या है? 11। 41, 11 अगर हम टोटल जोड़ रहे हैं तो 52। यही हम तो पहले बताएं कि वर्णमाला की संख्या 52, यानी हिंदी में मूलतः वर्णमाला की संख्या हो रही है 52, जिसमें 41 जो है व्यंजन, इसको हम इधर बताए हैं, और 11 स्वर जो हैं इसको हम यहाँ बताए हैं। तो 41 और 11 जोड़ें तो टोटल हो गया 52। तो हमको लग रहा है कि बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? मतलब जो दो से मिलकर बने। जैसे यह छ है तो छ किससे किससे मिलकर बना है? त्र किससे किससे मिलकर बना है? यह दो से मिलकर बना है। तो देखिए हाई जो है को, आधा को और मूर्धन्य स मिलके छ बना है। यह त्र जो है आधा त और प्लस र मिलके त्र बना है। ज्ञ ज आधा प्लस इया मिलके ज्ञ बना है। और स्र आधा स और र मिलके यह बना है। नीचे दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो से मिलकर बनता है। तो देखिए जो छ है आधा क और मूर्धन्य स मिलके छ बना है। त्र आधा त और र मिलके त्र बना है। ज्ञ आधा ज और या मिलके ज्ञ बना है। और स्र आधा स और र मिलके स्र बना है। तो दो से मिलकर बना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो हमको लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए स्वर को बताया गया है
जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद न ली जाए तो ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इधर हम लोग स्वर पढ़े थे, इधर पढ़े थे व्यंजन। अब इसका उच्चारण स्थान के आधार पर भी थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर किसको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कंठ क्या होता है। तो जो यह वाला हिस्सा है, घाटी वाला है, यह कंठ है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो तालु पड़ता है, उसके आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा। इन सबों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्वर। स्वर में देखिए, यह जो है ओ और आ, अ और आ जो है ये है कंठ, कंठ स्वर है। ठीक, छोटी ई और बड़ी ई यह जो है तालु है, तालु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ यह है ओठ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये है ओठ। री, री जो है यह है मूर्धा, मूर्धा। तो आपको ध्यान देना है, अ और आ मिल के कंठ, छोटी ई बड़ी तालु, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओठ, और री जो है यह है मूर्धा। और उसके बाद ए अय, यह दोनों कंठ तालु होंगे, कंठ तालु। और ओ और औ जो है ये होंगे कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो हम लोग स्वर 11 पढ़े हैं। स्वर 11 में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 हो गए। इन 11 स्वर में किसको क्या कहा गया, तो आपको ध्यान देना, अ और आ मिल के कंठ, मतलब अ और आ को कंठ कहा गया है। छोटी ई और बड़ी ई को तालु, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ओष्ठ, री को मूर्धा कहा गया है। ए को कंठ ताल कहा गया है। ओ और औ को कंठ ओष्ठ कहा गया है। अब कुछ लोगों को समस्या आ रही होगी कि कौन मूर्धा है, कौन कंठ है, क्या ओठ है। तो थोड़ा इसको आसानी से समझिए। जैसे देखिए मुंह है ना, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, देखिए हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यह इस तरह करके, यह वाला हिस्सा जो है, यह जो घाटी है, तो इसको बोला जाता है कंठ। कंठ से ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो इस तरह करके कुछ इस साइड देखेंगे, जीभ से रगड़ेंगे तो अंदर ये प्लेन वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे तालु। तो यह तो हो गया कंठ। कंठ का मतलब यह वाला हिस्सा कंठ। इसके ऊपर जा रहे हैं तो जीभ से ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह मुड़ा हुआ प्लेन हिस्सा है, यह होगा तालु, यह होगा तालु। तालु से थोड़ा सा आगे और दांत जो ऊपर वाला दांत है उसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कुछ देखेंगे, कुछ खुरदरा भाग है, दरदरा भाग है। जो थोड़ा सा कुछ खुरदरा है इसको बोलेंगे मूर्धा। और मूर्धा से आगे बढ़ रहे हैं तो दांत, दांत। और दांत से ऊपर जा रहे हैं तो ओठ, इस तरह करके ओठ, ओठ। आपको ध्यान से समझना है। अगर यह बात समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा ये बात समझ में आएगी। कंठ का मतलब यह वाला हिस्सा जो घाटी है इसको कंठ बोलेंगे। कंठ से ऊपर जाएंगे तो जीभ से देखेंगे कुछ इस तरह इस आकार का प्लेन वाला हिस्सा जो है यह तालु है। तालु से थोड़ा सा आगे और अगले दांत के थोड़ा सा पीछे अगर आप रहेंगे तो कुछ खुदरा भाग है जिसको मूर्धा कहा जाता है। दांत सबको समझ में आ रहा होगा। अगला जो दांत है और दांत के ऊपर जो यह ओठ है यह ओष्ठ है। तो इसी आधार पर इसका उच्चारण कहा गया है। तो ओ और आ बोला जा रहा है तो यह कंठ में झंझनाहट हो रही है। ई और ई बोला जा रहा है तो तालु, मतलब जीभ जो तालु को छू रही है। ऊ और ऊ बोला जा रहा है तो ओठ आपका गोल हो रहा है। री, अगर री बोल रहे हैं
तो दांत के पिछला वाला हिस्सा जिसको हम यहाँ पर बोले हैं कि मूर्धा है, यह दांत है। दांत के पीछे वाला हिस्सा जो है मूर्धा है। तो री बोलने पर मूर्धा मतलब जीभ से छुआई दे रहा है तो इसको मूर्धा कहा गया है। ए और ऐ दोनों कंठ और ताल, मतलब ए और ऐ बोलने में कंठ, ए और ऐ बोलेंगे तो आपका कंठ और ताल मतलब तालु दोनों सामने आ रहे हैं। ओ और औ बोल रहे हैं तो कंठ और ओष्ठ सामने आ रहे हैं। तो उच्चारण के स्थान पर स्वरों की इस प्रकार बांटा गया है, आपको ध्यान देना है। अ और आ कंठ हैं, ई और ई तालु हैं, उ और उ ओष्ठ हैं, री मूर्धा है, ए ऐ कंठ ताल हैं, ओ और औ कंठोष्ठ हैं। अगर इतनी बात हो गई होगी तो इधर हम जो व्यंजन इसको भी इसी आधार बांटा जाता है। तो देखिए क वर्ग, क वर्ग का मतलब वही हम पहले में बताएं कि क ख ग घ अंगा सभी। क वर्ग कंठ, तो क वर्ग जो होते हैं कंठ हैं। च वर्ग जो रहेंगे ये तालु रहेंगे। ट वर्ग जो रहेंगे, ट वर्ग यह है मूर्धा। तो वर्ग जो है यह है दांत या दंत। प वर्ग यह जो है ओष्ठ। तो समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले कंठ उसके ऊपर बढ़ रहे हैं, ये देखिए कंठ है उसके ऊपर जा रहे हैं तालु, तालु के आगे और दांत के पीछे रहेंगे जो खुरदरा भाग है यह मूर्धा। दांत बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ओष्ठ जो है ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो कंठ झंझना रहा है, इसको कंठ बोलेंगे। च वर्ग में अगर सबको पढ़ेंगे च छ ज झ इया तो उसमें तालु झंझनाहट मतलब तालु स्पर्श हो रहा है, इसको तालु बोलेंगे। ट बोल रहे हैं तो दांत के पीछे वाला जो मूर्धा वाला हिस्सा है यह छुआई मतलब कि स्पर्श हो रहा है तो इसको बोलेंगे मूर्धा। त वर्ग त बोल रहे हैं त थ द ध न बोलेंगे तो दांत स्पष्ट हो रहा है तो इसको दांत नाम लेंगे। और प वर्ग जो है यह ओष्ठ है तो इसको बोलेंगे ओष्ठ। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो मुझको लग रहा है कि आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है। कभी कभी अक्षर और व्यंजन, अक्षर और व्यंजन में क्या अंतर इसको देखना है। तो अक्षर जो होते हैं वर्णों के मिलने से बनते हैं, वर्णों के मिलने से अक्षर बनते हैं। मतलब दो वर्ण मिल रहे हैं तो अक्षर बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम क बोल दिए तो क अक्षर है, लेकिन इसमें क्या मिला है क और प्लस ओ मिल के क है तो यह अक्षर है। व्यंजन शुद्ध व्यंजन किसे बोलेंगे, जैसे क ख ग घ इस तरह करेंगे तो व्यंजन है। तो अक्षर दो वर्णों के मिलने से बनता है और व्यंजन जो होता है यह स्वयं शुद्ध व्यंजन ही है। और जो अक्षर है देखिए क में ओ मिला है तब जाके क बना है। तो आज हम हिंदी में आपको इतना बताए हैं। वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ नहीं आपको ध्यान से देना है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वर्णमाला की कुल संख्या क्या है, वर्णमाला कहते किसे हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह कहा जाता है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वरों को किस आधार बांटा गया, ये सब हो गया। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।